गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले के इस सेशन में आपने देखा होगा कि हमने कार्य, शक्ति, ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ा था। साथ ही साथ हमने लिफ्ट में व्यक्ति के भार में जो परिवर्तन महसूस होता है उसके बारे में पढ़ा था और गुरुत्वीय तनाव के बारे में पढ़ा था। अगर इससे पहले आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा है जिसमें थ्योरेटिकल पॉइंट है, तो सबसे पहले आप उसे जाकर देखिए ताकि आपको इस वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो और आप इसे सॉल्व कर पाएँ। तो आज का जो हमारा सेशन होगा उसमें हम उसी टॉपिक से जुड़े कुछ क्वेश्चन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सीटेट में पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चंस आप ध्यान से देखिएगा और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, या आप खुद में अपनी टेस्ट कीजिएगा इसके थ्रू, ठीक है। आइए देखते हैं, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हम देखने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस हमने पहले इस टॉपिक के बारे में पढ़ा है, तो ये एक हमारा उस टॉपिक से रिलेटेड ही है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है लिखा है यहाँ पे कि m द्रव्यमान के कण का संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, ठीक है। अब आप सब जानते हैं कि संवेग क्या होता है। हमारा संवेग जो होता है हमारा द्रव्यमान गुणित वेग होता है, द्रव्यमान गुणित वेग, ठीक है। और सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हमें क्या निकालना है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा की बात कही है, गतिज ऊर्जा की बात करिए तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला K=12 mv², ये हमने पढ़ चुका है। तो यहाँ पे हाफ और m तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको v² दिख रहा होगा। v क्या है, यहाँ पे वेग है। और अगर हम संवेग के फॉर्मूले से वेग को अगर हम पक्षांतर कर दे तो हमारे पास वेग इक्वल टू क्या बचेगा, संवेग बटे द्रव्यमान हो जाएगा। अगर हम पक्षांतर करें तो वेग v इक्वल टू p/m होता है हमारा, ठीक है। v इक्वल टू p/m, मतलब वेग जो होता है हमारा वो संवेग और द्रव्यमान का एक भाग होता है, ठीक है। और अगर इसको नॉर्मल हम देखें पर मतलब इसका जो हम संवेग का डेफिनेशन जानते हैं उसी डेफिनेशन से ही हम ये वैल्यू निकाले हैं। इसको हम यहाँ पे v² के प्लेस में पुट कर देंगे। देन देखिए आगे, तो फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा p²/2m, जो कि हमारा डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। आप इसे पहले क्वेश्चन को देख लीजिए और उसके बाद आप खुद में पॉज करके खुद में फिर देखिए आप कि आप सही बता पा रहे हैं, आपसे सॉल्व हो पा रहा है कि नहीं, और उसे आप फिर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके जितने भी क्वेश्चन सही बन रहे होंगे। सेकंड देखते हैं हम कि यदि किसी प्रकार सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी जो है वो दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का माप क्या होगा, ठीक है। 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, या 4 गुना हो जाएगा, या चौथाई हो जाएगा, बताइएगा आप हमें। आप जो भी इसके बारे में जानते हैं हम अभी इसका आंसर आपको बताते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला ये सब हमने निकाला था, ठीक है। ये जो है हमारा फॉर्मूला ये हमने पहले निकाला था कि F = g m1 m2 रखे थे यहाँ पे हम। तो लेकिन यहाँ पे बात किसकी हो रही है, सूर्य और पृथ्वी की हो रही है, तो हम एक अर्थ और सन कर दिए MEMS/r², ठीक। और दूसरा हम जानते हैं कि ये F जो साथ ही साथ लगने वाला बल व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r² के, ठीक है। जो त्रिज्या होती है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दोनों फॉर्मूला हमने निकाला है इससे पहले गुरुत्वाकर्षण में। तो उससे ही अगर हम कह रहे हैं कि दूरी दुगनी हो जाएगी, दूरी क्या है, दूरी r जो रहती है हमारी वो ही हमारी दो पिंडों के बीच की दूरी रहती है जिसको हम r से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यही दूरी जो है वो दुगनी हो जाएगी, ठीक। दुगनी हो जाएगी मतलब आप क्या करेंगे, इसे आप दो रखेंगे यहाँ पे r की जगह 2, और स्क्वायर में है तो स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, F जो है व्युत्क्रमानुपाती है 1/4 के, ठीक है। ये तो 1/4 के मतलब क्या हो जाएगा, हमारा 4 गुना हमारा सही हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं कि यदि पृथ्वी, ठीक है, यहाँ पे बात क्या हो रही है, पृथ्वी की बात कर रहे हैं हम,
यदि पृथ्वी का व्यास वर्तमान मान का दुगना हो जाए, जो अभी उसका मान है उसका दुगना हो जाए और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, लेकिन जो उसका द्रव्यमान मतलब भार है वो अपरिवर्तित रहे, तो किसी पिंड का भार पृथ्वी की सतह पर होगा 8वां भाग, 4था भाग, आधा या कोई नहीं। इसे देखिए आप, ये फॉर्मूला हमने निकाला था गुरुत्वीय त्वरण का कि जो स्मॉल जी होता है वो Gm/r² होता है। ठीक है, ये सब आपको पता है। लेकिन यहाँ पे उसने क्या क्वेश्चन में क्या कहा है कि पृथ्वी का व्यास वर्तमान का दुगना हो जाए। व्यास दुगना मतलब क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा मतलब वो क्या रहेगा, सिर्फ m ही रहेगा वो। तो उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2r का पूरा स्क्वायर किया है तो ये क्या हो जाएगा, 4r का स्क्वायर हो जाएगा हमारा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो Gm/8r² हमें मिलेगा। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा कि इसमें हमने क्या किया है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन पर बताइए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। जो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि व्यास का मान दुगना हो जाएगा करके, उसी मान से हम यहाँ पे 2r किए हैं और क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कि यदि दो पिंडों का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा। ठीक है, यदि कोई दो पिंड है उनका जो द्रव्यमान है उन्हें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आधा कर रहे हैं, तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होगा, आपके ऑप्शन है 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, चौथाई हो जाएगा या आधा हो जाएगा। ठीक, पहले ये सब फॉर्मूला आप सब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का, F=G m1m2/r²। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या क्या कहा है कि द्रव्यमान आधा कर दिया जाए, मतलब मान लीजिए कि अगर द्रव्यमान हमारा m1 है तो उसका आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ m1 हो जाएगा। वही दोनों द्रव्यमान को यहाँ पे आधा कर दिया, उसे लिख दिया हम। तो फिर इसके बाद जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा m1m2 अपॉन ये नीचे का इंटू होके 4r² हो जाएगा, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी G=m1m2/4r का स्क्वायर। ठीक है, तो ये चौथाई वाला हमारा चौथाई वाला हमारा सही हो जाएगा आंसर। अब पांचवा देखते हैं हम, पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है, शून्य होता है, अनंत होता है, या ध्रुवों के पर भार से थोड़ा कम होता है, या विषुवत रेखा पर भार से थोड़ा कम होता है पृथ्वी के केंद्र पर। ठीक है, बात यहाँ पे क्या हो रही है कि ये मान लीजिए हमारा पृथ्वी है तो यहाँ पे ये केंद्र है, और केंद्र में हमने क्या पढ़ा था कि केंद्र में अगर होगा तो कोई भी भार का कोई गुरुत्व लगेगा क्या, नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे जो उसका भार कोई लग रहा है क्या, ना नीचे की तरफ उसका भार लग रहा है, ना ऊपर की तरफ कुछ त्वरण ऊपर नीचे काम नहीं कर रहा है, तो उसका भार क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। उसी तरह 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, ठीक है, शून्य होता है, अपरिवर्तनीय होता है, परिवर्तनीय होता है, या सभी गलत। तो आप ये देखिएगा कि इसमें कोई भी वस्तु है, ठीक है, सपोज करिए आप उसे नीचे की ओर गिरा रहे हैं, ठीक है, तो उसका भार जितना भार आपका ऊपर की ओर होगा ना, सेम वही भार नीचे की ओर होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप अगर बॉल को छत से फेंक रहे हैं तो आप उस टाइम बॉल का जो भी वेट था वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब नीचे आया तो एकदम कम हो गया, ऐसा टाइप नहीं होगा। उसका भार जो है हमारा एज इट इज़ बना रहेगा। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को अगर ये बाहर, ये रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे जो बाहर लिखा है ना वो रॉन्ग हो गया है। भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखिए आप कि हवा में हम क्या कर रहे हैं, एक लोहे का और एक लकड़ी का समान भार का गेंद को गिरा रहे हैं। तो इससे पहले आपने हमारा पहला सेशन देखा होगा, उसमें हमने क्या जाना था कि अगर हम किसी भारी ऑब्जेक्ट को गिराएं या हल्की ऑब्जेक्ट को, तो पहले कौन सा ऑब्जेक्ट गिरेगा, जो ऑब्जेक्ट थोड़ा हैवी होगा वो पहले गिरेगा, क्योंकि उसमें जो नीचे की ओर जब लगेगा तो त्वरण एक काम करेगा, जिससे जो वायु के द्वारा जो बल लगाया जाता है ना, उत्प्लावन बल, ये बल अपनी तरफ उसे भारी की वजह से ज़्यादा खींच नहीं पाएगा और वो वस्तु पहले जाकर गिरेगी, ठीक है।
तो इसका सी ऑप्शन जो होगा हमारा वो सही हो जाएगा कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। आपको इसी तरह से 2-3 यहाँ पे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे कि दोनों एक साथ गिरेंगे या एक पहले या और बाद में दूसरी गिरेगी। और तो यहाँ पे जो आपको सबसे करेक्ट लग रहा है कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखते हैं कि किसी भी पिंड का भार पृथ्वी के तल पर सब जगह समान होता है या ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है या विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होता है या पहाड़ों पर सर्वाधिक होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए आप इसे हमें कमेंट सेक्शन पर, ज़रूर आप हमारे साथ बने रहिए और कमेंट सेक्शन पर आपको जो भी लग रहा है इसका आंसर है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो किसी भी पिंड का पहाड़ जो रहता है हमारा वो पृथ्वी के तल पर सब जगह क्या होता है, एक समान होता है, ठीक है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा। ये लिफ्ट वाला क्वेश्चन आपने पहले पढ़ा होगा कि हमने उसमें क्या पढ़ा था कि लिफ्ट में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें अपना वेट बढ़ा हुआ लगता है, वहीं अगर नीचे की तरफ आते हैं तो हमें एक हल्कापन महसूस होता है, ठीक। तो इसमें क्या बोल रहा है कि बैठे हुए व्यक्ति को और अगर गलती से भी अगर उसकी डोरी टूट जाएगी तो आपको आपका भार शून्य प्रतीत होगा। ये तीनों कंडीशंस आपको याद रखने हैं क्योंकि इससे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये तीनों कंडीशन आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो पूछा है आपके ऑप्शन है कि जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब अधिक मालूम होगा भार, या जब बी में है जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही हो, सी है समान वेग से ऊपर जा रही हो और डी है समान वेग से नीचे आ रही हो। तो आपका ये जो हमारा सेकंड ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित, जो फर्स्ट ऑप्शन है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं तो ही हमें थोड़ा अपना वेट बढ़ा हुआ महसूस होता है। अब देख लेते हैं कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना है। ये सब हमने इससे पिछले क्लास में पढ़ा हुआ था पलायन वेग के बारे में। तो पलायन वेग जो होता है वो क्या होता है कि जैसे हम कोई भी उपग्रह होते हैं, उपग्रह को छोड़ते हैं हम, तो वो पृथ्वी के जब बाहर, जिस वेग से वो पृथ्वी के सीधे बाहर चले जाता है और वापस लौट कर नहीं आता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है उसमें आप ये ले सकते हैं कि जिस तरह हम उपग्रह को छोड़ते हैं तो हम उसको अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से अगर छोड़ेंगे तो ही वो जो है पृथ्वी के बाहर जाएगा, वरना वो वापस आ जाएगा। अगर 11.1 भी हुआ हमारा तो वो वापस आ जाएगा। अब 11 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि यदि पत्थर के किसी भवन की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए, पत्थर का जो है वो हमारा किसी भवन से गिर रहा है तो ज़मीन तक पहुंचने में अगर उसको 4 सेकंड का समय लग रहा है तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। ये जो है हमारा एक न्यूमेरिकल टाइप का पोर्शन समझ लीजिए आप। इसमें ये जो है हमारा न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक पेज जो जिसमें हम सॉल्व कर सकें। यहाँ पे जो थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, एक सेकेंड आप लोग वेट कीजिएगा। तो यहाँ पीछे तरफ है क्या, थोड़ा खाली जगह नहीं मिल रहा है, ये चलिए यहीं पे बता देते हैं कि यदि पत्थर के किसी भवन की छत से मुक्त रूप से गिरते हुए ज़मीन तक पहुँचने में कितना समय लग रहा है, उसको 4 सेकंड, इसमें हमें समय दिया हुआ है, ठीक है। और हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है अपना, वो फॉर्मूला क्या है हमारा, जो गैलीलियो वाले समीकरण से हम लाए थे, H इक्वल टू जो हमारा होता है UT प्लस हाफ AT का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी चीज, पत्थर जो है भवन से नीचे जा रहा है तो उसका प्रारंभिक वेग U क्या हो जाएगी, U जो हमारा प्रारंभिक वेग होता है, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा 0। तो ये टर्म पूरा गया, ये पहला टर्म जो हो गया हमारा 0 हो गया। अब यहाँ पे हम हाफ रखेंगे, हाफ के बाद हमें ए की वैल्यू क्या होती है 9.8 होती है, ये सबको पता है आप लोग को। और उसी प्रकार हम क्या वैल्यू दिया है, हमें टी का स्क्वायर बोला है, टी हमें क्या दिया है यहाँ पे 4 सेकेंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16। ये इक्वेशन मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ ताकि आप लोग को ये समझ आए अच्छे से। जो भी हम बात कर रहे थे वो क्या थी, हाफ AT स्क्वायर पे ही हमें वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि जो है U हमारा प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा, तो A की वैल्यू हमने रख दी 9.8
8 और साथ ही साथ हमने टी स्क्वायर में क्या कर दिया, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा और ये दोनों कट जाएंगे, 2 1 ज़ 2 एंड 2 8 ज़ 16। ठीक है, उसके बाद 8 इंटू 9.8 करेंगे ना तो ये आपका आंसर क्या आएगा, 78.4 मीटर। ये जो हमारा सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, होप आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं हम गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान। ठीक है, इसके ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको, विभिन्न ग्रहों पर भिन्न होगा, भिन्न स्थान पर भिन्न होगा, या चंद्रमा पर 1/6 होगा, या विश्व में हर जगह एक समान होगा। तो आपका ये जो ऑप्शन है डी ये सही हो जाएगा कि विश्व में क्या होगा, हर जगह एक समान रहता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान। अब हम देखते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन, जो कि है 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का पृथ्वी पर तथा चंद्रमा पर भार क्या होगा। ठीक है, 10 किलोग्राम का कोई समझ लीजिए एक ऑब्जेक्ट है तो उसका भार बताना है हमें, तो ये भी एक न्यूमेरिकल पोर्शन की तरह ही है। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। तो भार इक्वल टू आप सब जानते होंगे, वेट इक्वल टू क्या होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो यहाँ पे द्रव्यमान हमें क्या दिया है, 10 kg दिया है, 10 को लिखेंगे हम, और यहाँ पे त्वरण का मान हम सबको पता है क्या होता है, 9.8 होता है। इसको रखें, इन दोनों में क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों को जब इक्वल करेंगे तो 98 न्यूटन आ गया हमारा, पहला आ गया हमारा 98 न्यूटन। अब हम सेकंड निकालेंगे जब हम चंद्रमा पर होंगे। ठीक है, तो चंद्रमा पर जब होंगे तो क्या होगा, चंद्रमा पर भार का 1/6 हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा आया 98 न्यूटन, उसको हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 16.3 न्यूटन। ठीक है, तो ये जो हमारा बी ऑप्शन आपको दिख रहा है 98 न्यूटन एंड 16.3 न्यूटन, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन को यहीं पे सॉल्व कर सकते देख सकते हैं, ताकि ये बहुत कम टाइम लेगा आपका और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब देखते हैं हम 14 क्वेश्चन, जो कि है सामान्यतः भार को किलोग्राम में व्यक्त करते हैं, परंतु वैज्ञानिक कार्यों में भार को किस में व्यक्त करते हैं। ठीक है, ये हमने इससे पिछले सेशन में आपको बताया था कि जो भी वैज्ञानिक लोग रहते हैं उन लोग कभी कभी भार के लिए न्यूटन का यूज़ करते हैं। होप आपको याद भी होगा। ठीक, तो इसका नहीं याद होगा अगर, तो इसका सी ऑप्शन न्यूटन आएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन है, कार्य करने के सामर्थ्य को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो आपके ऑप्शंस हैं, ए शक्ति, ए जो है हमारा शक्ति, बी ऊर्जा, या सी द्रव्यमान, या डी ऊष्मा। ठीक है, इसमें आपको बताना है हमें कमेंट में करके कि हम कार्य करने के सामर्थ्य को क्या कहते हैं। ये सब क्वेश्चन हमने पढ़ा हुआ है, आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये जो एकदम बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको पता ही होने चाहिए। तो जो ये कार्य करने का हमारा सामर्थ्य होता है वो हमारा ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, इसी तरह कुछ क्वेश्चन आपको और पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, इसका भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कार्य करने की जो दर होती है हम उसको क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। और आपको पूछ सकता है कि जो हम किलोवाट घंटा निकाले थे वो किस चीज़ का मात्रक है, तो वो उसमें भी आप बताएंगे कि वो शक्ति का मात्रक है। इसी तरह से कुछ नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है जो आपको पूछे जा सकते हैं, जैसे कार्य का एसआई मात्रक ले लीजिए। कार्य का एसआई मात्रक हम सबको पता है क्या होता है, जूल होता है। और नॉर्मल जो जितने हमने डेफिनेशंस और जो टॉपिक कवर्स किए हैं, और अभी जो हमने एक आध दो इक्वेशन न्यूमेरिकल पोर्शन को सॉल्व किया, उसी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा बात हम ये कर लेते हैं कि जो क्या होती है ध्रुवों पर, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये एक क्वेश्चन आया था यहाँ पे, हमने एक क्वेश्चन देखा था, कहाँ है क्या वो, एक सेकेंड रुकिएगा ना, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो एक टॉपिक है वो आपका समझ आ जाएगा आपको। ये तो हाँ, ये जो पूछा गया है किसी पिंड का भार करके। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आप ये सपोज कर लीजिए कि ये अगर कोई पिंड है मान लीजिए, ठीक है,
तो ये जो होता है हमारा, ये पिंड को जो ये रेखा होती है ना, ये जो होती है, ये रेखा इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। एक जो हमारा उत्तरी गोलार्ध रहता है और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध रहता है। ठीक है, ये दोनों जो हमारे क्या होते हैं, ध्रुव रहते हैं, ये ध्रुव। तो जो लगने वाला बल होता है ना, वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जो होता है ध्रुवों में होता है, और जो बीच में लगता है ना वो बिल्कुल कम लगता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें हम ये कह सकते हैं कि इससे हमें ये याद रखना है कि जो ध्रुवों पर लगती है ना, यहाँ पे जो ध्रुव होते हैं उनमें सर्वाधिक लगती है। ठीक है, ध्रुवों पर जो लगता है हमारा भार, वो जो होता है सर्वाधिक रहता है। ठीक है, होप आपको हमारा आज का सेशन समझ आया होगा। और इस सेशन में जैसा कि हमने सिर्फ क्वेश्चन देखे थे और उन्हें ही सॉल्व किया है, और आपका ये एक रिवीजन जैसा है, जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसके ही क्वेश्चंस देखे हैं हमने। आप हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या किसमें डाउट है, या आपको क्या समझ आया, क्या नहीं आया, और आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है, थैंक यू गाइज़।